नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं दीपक डोभाल और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी कि सैनिटरी नैपकिन्स पर 12% जीएसटी का कहां-कहां हो रहा है विरोध। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की। आखिर क्यों आम आदमी तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच नहीं है। इसके अलावा हम और भी मुद्दों की बात करेंगे और आज से हफ्ते का मुद्दा एक नए कलेवर में एक नई सीरीज के साथ हम शुरू कर रहे हैं और आज बात होगी कश्मीरी पंडितों के दर्द की। तो शुरू करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर बांध विस्थापितों का सत्याग्रह जारी। उचित पुनर्वास की मांग पर अड़े हजारों परिवार। 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सैनिटरी नैपकिन्स पर जीएसटी का विरोध। जगह जगह सड़कों पर उतरी महिलाएं, लेकिन सरकार का पुनर्विचार से इनकार। भारत हेल्थ टूरिज्म का बड़ा सेंटर, लेकिन बदहाल हैं सरकारी अस्पताल। देश की आम आबादी आम इलाज के लिए मोहताज। सत्ताईस साल बाद भी जारी है कश्मीरी पंडितों की मुश्किलें। घाटी में तरह तरह की मुश्किलें, नाकाफी पड़े सरकारी इंतजाम। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश के 4 जिलों में नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके विरोध में वहां के जो डूब क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच 31 जुलाई जो कि पुनर्वास की मियाद की आखिरी तारीख थी, वो भी खत्म हो चुकी है और उधर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों के उचित पुनर्वास की मांग को लेकर धार से दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के धार, बड़वानी, अलीराजपुर और खरगोन के हजारों घरों में चूल्हा नहीं जला। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर 5वें दिन भी बेमियादी उपवास पर रहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी विस्थापितों और मेधा पाटकर के अनशन को समर्थन देने भारी तादाद में लोग जुटे। सरकारों को हेपरजेटली सिर्फ घाटी खाली कराने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के समुचित पुनर्वास के बाद में ही घाटी करने की बात होनी चाहिए। बड़े बांध का प्रश्न हो या ना, वो तो अलग है। अभी पूरा गुजरात बाढ़ से ग्रसित है। ऐसे समय में नर्मदा को रोक करके उसके कौन से पानी की जरूरत है। इस बीच पुनर्वास की मियाद 31 जुलाई बीतने के बाद भी हजारों परिवार अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। मामले से संबंधित जनहित याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़ितों का पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया कि पुनर्वास स्थल अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख तय कर दी। हमारा यही कहना है कि जस्टिस कहर ने ये मामला दोबारा खोला है अपने फैसले जो 8 फरवरी 2017 का था, तो दोबारा उन्होंने खोला है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि सरकार से हमारी अपेक्षा है कि तब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि जस्टिस अभी मामला सब्जुडिस है। जस्टिस कहर दोबारा उसे सुन रहे हैं। सरदार सरोवर बांध के गेट बंद करने से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास 4 जिलों में करीब 40,000 घर डूब की चपेट में आ रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी के फैसले को आधार बनाकर पीड़ितों को वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार ने शनिवार को विस्थापितों को मकान बनवाने के लिए 5 लाख रुपए के विशेष पैकेज समेत कई सुविधाएं देने का भी ऐलान किया, लेकिन विस्थापित सरकारी इंतजामों को नाकाफी बता रहे हैं और उचित पुनर्वास की मांग पर अड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के धार और दिल्ली के जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ नर्मदा बचाओ अभियान के कार्यकर्ता मधुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मधुरेश जी, आज हमें थोड़ा सा समझाइए सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एग्जैक्टली क्या बोला है कोर्ट ने? जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से जो हमारे समर्थक हैं, जो जस्टिस पानाचंद जैन की अध्यक्षता में पहले एक ट्राइब्यूनल लगी थी 4 जजों की, वो कुलदीप नायर जी, अरुणा रॉय जी, हनन मौला जी और एनी राजा, 7 लोगों की पिटीशन पर यह आज सुनवाई होनी थी। रोहिंटन नरीमन जी के कोर्ट में पहले केस लगा और उन्होंने कहा कि क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जस्टिस कहर ने इसके बारे में पहले जजमेंट दिया है फरवरी में, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप 1 बजे के पहले जाकर के उनसे बात करें।
तो हमारे तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय पारिक और ये जो 8 अगस्त की जो विस्तृत सुनवाई के लिए तारीख तय की है कोर्ट ने, उसके मुताल्लिक क्या कहा गया है? जी, हमने जब उन्हें बताया कि सरकार के जो दावे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें कहा था कि 31 जुलाई के पहले रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन साइट और जो मुआवजा है ये काम पूरा हो जाना चाहिए, तो हमने उन्हें इस बाबत पुनर्वास स्थलों की जो वास्तविक स्थिति है वो हमने उसे फोटोग्राफ और इनके आधार पर दिखाया। और उसके देखने के बाद हमने यह भी कहा कि 192 गांव और एक शहर, लगभग 40,000 फैमिलीज की बात हो रही है, लगभग 2 लाख लोग हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या है वहां पर, और पुनर्वास स्थल अगर पूरे नहीं है तो लोग कैसे जा सकते हैं। यह देख करके उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम नहीं सुन पाएंगे विस्तृत में, लेकिन हम 8 अगस्त को इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो मदुरी जी से क्या माना जाए, ये यथास्थिति 31 जुलाई तक वाली बनी रहेगी या पुनर्वास का काम आगे बढ़ा दिया गया है, उसकी डेट बढ़ी है? ये थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब 8 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस जजमेंट के बाद हम जो अन्य कार्यवाहियां चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो अन्य केसेस चल रहे हैं, वो हम उसे खत्म करते हैं और ये हमारा फाइनल निर्णय होगा। और उस निर्णय के तहत उन्होंने डायरेक्शंस पास किए थे राज्य सरकार को पालन करने के लिए। और वहाँ आपकी मेधा पाटकर और बाकी लोगों से बात हो रही है, क्या वहाँ आंदोलन जारी रहेगा या उसे अब फिलहाल स्थगित माने हम? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। आज 5वां दिन का उनका उपवास है और यह उपवास अभी भी जारी रहेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना तारीख जो तय की है, उससे यही साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार दोबारा मामले को खोलने को तैयार हो गया है और वो खोल करके उसे सुनने को तैयार हो गया, क्योंकि उन्हें यह हम बताने में कामयाब रहे कि जो आरएनआर की जो क्लेम सरकार कर रही है वह गलत है। जो कह रहे हैं कि हमने सारा काम जमीन पर पूरा कर लिया है। चलिए, तो कुल मिलाकर नर्मदा बचाओ अभियान जो है इसे एक जीत की तरह ले रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये बताने में सफल हुआ है कि वहां पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। बहरहाल नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन फिलहाल स्थगित नहीं हुआ है और उनकी मांगे पूरी होने तक वो जारी रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैनिटरी पैड्स पर 12% जीएसटी का देश भर में लगातार विरोध हो रहा है। कई जगहों पर महिला संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, उनका आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन सरकार ने जीएसटी हटाने से साफ इनकार कर दिया है। सैनिटरी नैपकिन्स पर जीएसटी लगने से नाराज महिलाएं। 1 जुलाई से लागू जीएसटी के तहत सैनिटरी नैपकिन्स पर 12% टैक्स लगा है। तब से देश भर में महिलाएं इस पर विरोध जता रही हैं। चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में लगातार प्रदर्शन जारी है। चेन्नई में सैकड़ों महिलाओं ने नाटक की विधा स्कीट के जरिए अपना विरोध जाहिर किया। The protest is about the GST that has been implemented on pads. So the ideal of this protest is that pads are not luxury women use. Maybe the perfumes and makeup stuff we use are luxury. I don't say they are not, but pads are no luxury. So our demand to the government is take off the tax on pads. सैनिटरी नैपकिन्स को जीएसटी के दायरे में लाने का सोशल मीडिया पर भी विरोध किया जा रहा है। एनजीओ के साथ साथ ही कई राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी इसे गलत फैसला है। महिला संगठनों की मांग है कि सैनिटरी नैपकिन्स पर लगे 12% जीएसटी को तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही सैनिटरी नैपकिन्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों, सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों में नैपकिन्स के लिए वेंडिंग मशीनें लगाई जाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग इस फैसले पर फिर से विचार के लिए वित्त मंत्री को कई चिट्ठियां लिख चुका है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। इससे विरोध कर रही महिलाओं का हौसला बढ़ा है। The necessity makes us to go and get standard napkins from the shops. There we see that 12% of the napkins. For liquor you are giving 0% of taxation. Then why not for sanitary napkins? सैनिटरी नैपकिन्स महिलाओं की सेहत से जुड़ी बुनियादी जरूरत है, लेकिन देश की करीब 88% महिलाओं की इस तक पहुंच नहीं है।
ऐसे में 12% GST लगने से ये महिलाओं की पहुंच से और भी दूर हो सकता है। जून में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इस बीच वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में लोकसभा को बताया कि सैनिटरी नैपकिन्स को GST के दायरे से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। GST के तहत ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी 18% टैक्स लगाया गया है। इसको लेकर भी महिलाओं में खासी नाराजगी है। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में पूरी दुनिया से बेहतर इलाज के लिए लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर इलाज सस्ता है और बेहतर है। लेकिन दरअसल बात यह है कि वो जिन अस्पतालों का रुख करते हैं वो देश के बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर आम इंसान की पहुँच नहीं है। एक आम आदमी भारत का आज भी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, लेकिन देश के सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है ये किसी से नहीं छुपा। इन अस्पतालों और यहाँ मौजूद चिकित्सा सुविधाओं की बदौलत भारत आज हेल्थ टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। दुनिया भर से लोग सस्ता और अच्छा इलाज की उम्मीद में भारत आते हैं, लेकिन ये अस्पताल अपने देश की ज्यादातर आबादी की पहुंच से बाहर हैं। 2015 में भारत में हुई कुल मौतों में संक्रामक और लाइफस्टाइल डिजीज कहे जाने वाले रोगों के कारण मरे लोगों की संख्या लगभग आधी थी। 1.5 दशक में इनकी वजह से होने वाली मौतों में खासा इजाफा हुआ है। जानकारों की राय में इसका बड़ा कारण इलाज का दुर्लभ और महंगा होना है। मध्यम वर्ग जब सरकारी अस्पतालों में जाता है तो वहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर तक पहुँचना मुश्किल है, अगर पहुँच भी गए तो जांच कराने के अंदर 4 दिन लग जाते हैं, बिस्तर नहीं मिलता, इलाज होने के अंदर डेट मिलती है। तो ये सारी असुविधाओं का सामना वो कर रहा है और धीरे धीरे ये असुविधाएं कम नहीं हो रही हैं, ये बढ़ती चली जा रही है। भारत में आबादी तेजी से बढ़ी है। उसके मद्देनजर देखें तो स्वास्थ्य देखभाल का ढांचा नाकाफी है। इलाज पर औसत प्रति व्यक्ति खर्च बेहद कम है और देहाती इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टरों की भारी कमी है। इसका असर आम आबादी की सेहत पर पड़ता है। जब भी कोई क्राइसिस होता है, या तो डेंगू का आउटब्रेक हो गया, या चिकनगुनिया का आउटब्रेक हो गया, या H1N1 का हो गया, तो सारा सिस्टम चरमरा जाता है। जो आधार सुविधाएं होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, वो आधारभूत सुविधाएं जो कि एक डॉक्टर को मरीज का इलाज करने के लिए ज़रूरी होती है, वो भी साथ में होंगी, तभी डॉक्टर वहाँ रुक पाएगा। भारत में हेल्थ केयर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में ये 54,000 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। 2020 तक इसमें सालाना 17% की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। लेकिन फायदा मोटे तौर पर शहर में रहने वाले संपन्न वर्गों के लोग ही उठा रहे हैं। देहाती आबादी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, जिनमें ना तो पूरे स्वास्थ्य कर्मी हैं, न ही जरूरी सुविधाएं। जब तक सरकारी अस्पतालों की हालत नहीं सुधरती या सबको मेडिकल बीमा का पूरा कवरेज नहीं मिलता, आम इंसान की स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसा शमशान जिसे एयरपोर्ट का रूप दिया गया है। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत।
और अब बात करते हैं हफ्ते के मुद्दे की। और हफ्ते के मुद्दे में आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के दर्द की। कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकले 27 साल हो चुके हैं और आज भी घाटी में तकरीबन 808 कश्मीरी पंडितों के परिवार रह रहे हैं। लेकिन दरअसल वो किन हालात में हैं, उन्हें किन तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसका जायजा लिया राज्यसभा टीवी के संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। तेज कृष्ण का परिवार दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के कोयल गांव में रहता है। 1990 में पंडितों के वादी से निकलने के बावजूद तेज कृष्ण यहाँ से नहीं गए। घाटी पर आतंकवाद के साए के बावजूद ये परिवार अपने पुश्तैनी गांव में वहां के मुस्लिम परिवारों के साथ गुजर बसर कर रहा है। तेज कृष्ण के मुताबिक गांव वालों का सहयोग भी मिलता रहता है, लेकिन सरकार ने कश्मीर में रह गए पंडितों की कभी सुध नहीं ली। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें खासकर J&K पुलिस यहाँ पर स्पेशल ड्राइव्स रिक्रूटमेंट की चलाती है या फौज चलाती है, CRPF की चलाती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिक्वेस्ट करती कि स्पेशल अटेंशन इन लड़कों को दिया जाए जो यहाँ पर हम नॉन माइग्रेंट कश्मीरी, ताकि वो भी बेचारे इज्जत से जी सके। कश्मीरी पंडितों के यहाँ से चले जाने के कारण तेज कृष्ण के परिवार को कई सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें सोशल प्रॉब्लम ही आती है, जैसे शादी है, ब्याह है, हमें पंडित नहीं मिलते, हमें जम्मू से लाने पड़ते हैं, या जैसे डेथ वगैरह हो जाती है, जबकि वो लोग मॉरली तो हमें पूरा सपोर्ट, मतलब इस तरह की हाँ ट्रेडिशनली है सोशल प्रॉब्लम रहती है। कश्मीरी विस्थापित पंडितों को वापस बसाने की कई बार कोशिशें हुई, लेकिन कभी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। 2008 में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बड़गाम में 200 फ्लैट बनाए गए। इन्हें राज्य सरकार की नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों को दिया गया। सरकार ने 2000 के करीब प्रवासी कश्मीरी युवकों को नौकरी का ऑफर दिया। उनमें से करीब 1700 लोगों ने इसे स्वीकार किया। बड़गाम में बने इन फ्लैट्स में कई परिवार रह रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने गांव में वापस लौटना चाहते हैं। 1999 में निकल गए वहाँ से, तो दिन अपने गुजार रहे हैं, बाकी तो वहाँ जाने की तो गुंजाइश नहीं है अपने गाँव में। आप जाना चाहते हैं अपने गाँव? हम तो कौन नहीं जाना चाहता अपने मादरी वतन में, जाना तो चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे कंड्यूसिव नहीं लग रहे हैं कि हम चले जाएं वहाँ। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि पंडितों को घाटी में फिर से बसाने के लिए उन्हें नौकरियां दी जा रही हैं। 6000 ऐसे अकोमोडेशन है, फ्लैट्स हम बनाने की बात है, और उनको 3000 नौकरियां पहले और भी हैं और देने की बात ये हमारी सरकार ने, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो 80,000 करोड़ का पैकेज है उस पर इसका प्रावधान है, और जम्मू कश्मीर सरकार उसको लागू जो है पिछले साल से ही जब से वो आया है उसको करने जा रही है। मगर ये कोशिशें काफ़ी नहीं हैं। घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडित परिवारों की जड़ें कश्मीर से मजबूत करने के लिए कोई अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर तमाम योजनाएं बनाई, लेकिन यहाँ बसे कश्मीरी पंडितों के लिए कोई खास पहल नहीं की। ऐसे में इन्हें तमाम सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सरोज दास के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, पुलवामा। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां के कई सरकारी कॉलेज शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, और ऐसी ही एक कहानी है अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज की। ये कॉलेज बहुत पहले बनकर तैयार हो चुका था। इसकी स्थापना को हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर का महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना बीएसपी के शासनकाल में हुई थी। कॉलेज का अपना हरा भरा कैंपस है, छात्रों की भी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन स्थापना के कई साल गुजरने के बावजूद ये कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ पे टीचर्स जो है वो बहुत कम है, और यहाँ पे जितने टीचर्स हैं और उससे ज़्यादा होने चाहिए जितने हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर होते तो हम लोग को मतलब और एक्सपीरियंस मिलता उन लोग से। कॉलेज में लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 104 पद हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ 59 शिक्षक हैं, यानी 45 पद खाली हैं। कॉलेज में MBBS के 400 छात्र हैं।
प्रिंसिपल का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए कई बार सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। छात्रों का पूरा पढ़ाई का कार्यक्रम एज पर MCI नॉर्म्स हम पूरा कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी के लिए बार बार प्रस्ताव भेजा गया है और सरकार ने शीघ्र ही भरने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के कई कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का इंतजाम कैसे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जनप्रतिनिधित्व कानून में साफ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इतिहास के पन्नों में आज इसी ऐतिहासिक कानून पर एक नजर। संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम साल 1951 में संसद ने पारित किया। इसी अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाते हैं। इसमें विधायिका का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं तय की गई हैं। इस कानून के तहत पहला चुनाव 1952 में कराया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इस कानून में 1966 में संशोधन किया गया, जिसके तहत निर्वाचन न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया। प्रावधान किया गया कि चुनाव याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसमें खास संशोधन 2013 में हुआ। इसके जरिए सजा याफ्ता व्यक्तियों के लिए चुनाव लड़ने संबंधी नियम सख्त बनाए गए। शमशान शब्द सुनते ही एक समूचा दृश्य सामने आ जाता है नजरों के, लेकिन इस शब्द से जुड़े भारीपन और भयावहता इस शब्द की कम करने के लिए गुजरात के बारडोली में एक अनोखा प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक मोक्ष धाम को एयरपोर्ट का रूप दे दिया गया है। दक्षिण गुजरात के बारडोली में ये शमशान अब एक एयरपोर्ट के रूप में नजर आएगा। यहाँ 40-40 फुट के विमान के 2 मॉडल लगाने की तैयारी है, ताकि अंतिम संस्कार के लिए आने वालों को हवाई अड्डे जैसा एहसास हो। अंतिम धाम के प्रमुख सोमाभाई पटेल को बचपन में सुनी एक बात से शमशान को हवाई अड्डे में बदलने का विचार आया। हमारे घर में कोई ऐसा मौत होते तो हमारे बाप दादा है वो ऐसा बोलते थे कि भाई अभी रड़ना मत, वो दादा गुजर गया है, उसको तो विमान लेने को आएगा। राम राज्य में भी था पुष्पक विमान, तो उसका विमान का तो अपना धर्म में है आगे भी। तो मैंने सोचा कि अभी उसको क्यों ऐसा विमान के वजह से उसको एयरपोर्ट क्यों नहीं बनावे। यहाँ टेक ऑफ की मुद्रा में लगेंगे विमान के 2 मॉडल, जिनका नाम है स्वर्ग एयरलाइंस और मोक्ष एयरलाइंस। प्रवेश से लेकर पार्थिव देह को भट्टी तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया हवाई अड्डे जैसे माहौल में पूरी होगी। पार्थिव शरीर लेकर आए परिजन किस नंबर की चिता पर जाएंगे, इसका अनाउंसमेंट एंट्री गेट नंबर 2 पर होगा। अंतिम अनुष्ठान के बाद विमान के टेक ऑफ होने की आवाज के साथ यहाँ लाइटें जगमगा उठेंगी। इससे ऐसा लगेगा कि दिवंगत को विमान से विदा किया गया है। साथ ही दूर देश में बैठकर आखिरी विदाई को लाइव भी देखा जा सकता है। यहाँ पे सब डिजिटलाइजेशन किया गया है कि भाई जिससे कैमरे सब लगाए गए, CCTV लगाए, सॉफ्टवेयर के जरिए कोई भी देश में बैठ के कोई भी आदमी अपने कोई भी परिजन का यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा है वो लाइव देख सकते हैं। यह सर्वाधिक सुविधाजनक अंतिम धाम मिंढोला नदी के किनारे बनाया गया है। आसपास के लगभग 40 गांवों के लोग अंतिम क्रिया के लिए यहाँ आते हैं। मोक्षधाम में 2 लकड़ी और 3 गैस चिताएं हैं। इस प्रांगण में देवी देवताओं की 62 मूर्तियों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जल्द ही यह मोक्षधाम अंतिम उड़ान मोक्ष एयरपोर्ट बन जाएगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। बारडोली से ग्राउंड रिपोर्ट। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।